अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया 1952 में बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज हर्शे एंड चेस। और उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया नंबर 1 बैक्टीरियोफेज को, और दूसरा होस्ट के तौर पे यूज किया यहाँ पे बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया में भी पार्टिकुलरली किसको यूज किया? इकोलाई को। अब देखो, इससे पहले की जो एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ नहीं हुआ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। वो एवरी मैग्लियोड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इस बात को सपोर्ट नहीं करते थे। इसीलिए लोगों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में ये कंफ्यूजन था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं या डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। अब इसीलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। अब देखो, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वायरस या वायरस विच इन्फेक्ट्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज हम उस वायरस को कहते हैं या उन वायरस को कहते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में। या तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस विच कॉजेज डिजीज इन बैक्टीरिया। ठीक है। यहां पे जो उन्होंने यूज किया था T2 फेज को इस्तेमाल किया था। अब देखो, इन्होंने वायरस को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि कंफ्यूजन रहा था कि प्रोटीन्स एंड डीएनए में। अब ट्रांसडक्शन में क्या होते हैं? जब वो वायरस किसी होस्ट सेल सरफेस के साथ अटैच होते हैं तो उसका जेनेटिक मटेरियल को वो क्या कर देते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल में। अब जो मॉलिक्यूल्स उस बैक्टीरिया के अंदर, उस होस्ट सेल के अंदर जाएगा, वही तो जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है। क्या वायरस अपना प्रोटीन को अंदर छोड़ते हैं होस्ट सेल के, या डीएनए को छोड़ते हैं? इसको देखने के लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया। क्योंकि आप जानते हैं वायरस जो होते हैं ये दो मेन कंपोनेंट्स का बना होते हैं। इसके होल जो कंपोजिशंस होते हैं, इसमें या तो प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन के साथ प्रोटीन का एक कवरिंग होते हैं, शेल होते हैं, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंस होता है जेनेटिक मटेरियल। इसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे वायरसेस में दो किस्म के होते हैं। सम वायरस है जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए, व्हाइल अदर वायरस जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ज्यादातर वायरसेस में भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सम वायरसेस आर आरएनए वायरस। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हो टोबैको मोज़ेक वायरस, या इसी तरह से जो अभी हमारा जो कोविड-19 है, जिसकी वजह से कोरोना होते हैं, इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अब ये समझने के लिए, जब ये वायरस किसी होस्ट सेल के ऊपर अटैक करते हैं, उस टाइम पे ये अपना जेनेटिक मटेरियल क्या ये प्रोटीन्स को अंदर छोड़ते हैं या डीएनए को अंदर छोड़ते हैं? इसको समझने के लिए उन्होंने क्या लिया? बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया। ठीक है। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरियोफेज का या बैक्टीरियोफेज का, तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करेंगे। अगर हम बैक्टीरियोफेज या T2 फेज को अगर हम स्टडी करें उसके स्ट्रक्चर को, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर उसका होते हैं। यहां पे इसका एंड प्लेट होता है, और यहां पे इस तरह से कुछ टैल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टैल फाइबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टैल फाइबर। और इसके अंदर होते हैं इस तरह से इसका जेनेटिक मटेरियल। इस ऑटरमोस्ट कवरिंग को या शेल को कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ a particular type of protein subunit. The subunit of the protein is known as capsomere. कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर क्या है? प्रोटीन सबयूनिट है। तो
तो इसका आउटरमोस्ट शेल किसका बना है? प्रोटीन्स का बना है। क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया था, वायरस का दो ही मेन कंपोनेंट्स होता है, एक प्रोटीन्स होता है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये रीजन्स और ये बाकी जो टेल फाइबर जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, और इसको कहते हैं एंड प्लेट, ये सभी किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। लेकिन इसके अंदर ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। T2 फेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए। ये एक बैक्टीरियोफेज का, पार्टिकुलरली T2 फेज का क्या है? स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके बाद एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, मैं स्क्रॉल कर देता हूं। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि वायरस, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल पजल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल पजल्स? क्योंकि जब ये वायरस होस्ट सेल के बाहर रहते हैं तो हम इसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। जब ये होस्ट सेल के ऊपर पहुंचते हैं तभी हम इसको क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं, लिविंग कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन इज ए यूनिक फ्यूचर, या इज ए फ्यूचर ऑफ, इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तब तक अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक ये होस्ट के अंदर नहीं पहुंचते। इसीलिए होस्ट के अंदर जब पहुंचते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं? लिविंग कंसिडर करते हैं। उससे पहले होस्ट के बाहर, विदाउट होस्ट, नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने क्या किया? वायरस को कल्चर किया। वायरस को कल्चर हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले उन्होंने T2 फेज या T2 वायरस को, इस वायरस से इंफेक्शन करवाया। किसको? ई कोलाई को। अब इस ई कोलाई के यहां पे क्या बढ़ा? ई कोलाई को ग्रो किया किसी कल्चर मीडियम में। तो सपोज यहां पे हमारे पास दो ई कोलाई है जिसको इन्फेक्ट किया गया है, किससे? इस वायरस से। तो उन दो बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर किया दो अलग अलग मीडियम में। देखो फर्स्ट उन्होंने 2 कल्चर मीडिया सेलेक्ट किया। एक कल्चर मीडियम में उन्होंने सोर्स रखा फास्फोरस 32, और दूसरे कल्चर में उन्होंने सल्फर रखा 35। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव है। अब देखो इसको समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे पास प्रोटीन है, क्योंकि वायरस दो ही कंपोनेंट्स का बना होते हैं, प्रोटीन्स या जेनेटिक मटेरियल। डीएनए में फास्फोरस क्या होते हैं? ये प्रेजेंस होते हैं, लेकिन सल्फर यहां पे क्या होते हैं? एब्सेंस होते हैं। ठीक उसी तरह से प्रोटीन्स में फॉस्फेट एब्सेंट होते हैं और सल्फर यहां पे क्या होता है? प्रेजेंस होते हैं। अब ये जो यहां पे रेडियो एक्टिव जो सबस्टेंस है, ये इन्फ्लोरेसेंस शो करेगा, लाइट इमिट करेगा, तो उसके लोकेशन को, उसके पोजीशन को हम ट्रेस कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यहां पे रेडियो लेबलेट फास्फोरस 32 एंड रेडियो लेबलेट सल्फर 35 को इस्तेमाल किया। ठीक है। अब देखो सल्फर दो ही एमिनो एसिड में प्रेजेंस होते हैं, क्योंकि 20 एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन्स। इसीलिए सल्फर सिर्फ इस 20 एमिनो एसिड में से सिर्फ दो ही एमिनो एसिड के पास सल्फर प्रेजेंस होता है। अब मैं उनका नाम लिखता हूं, एक होता है मिथियोनिन एंड दूसरा होते हैं सिस्टीन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन आर द ओनली एमिनो एसिड विच हैव सल्फर। एंड मिथियोनिन के पास जो सल्फर होते हैं वो सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन सिस्टीन के पास जो सल्फर होते हैं वो बॉन्ड्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। रीजंस, मिथियोनिन में सल्फर इंटरनल होते हैं और सिस्टीन में सल्फर क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं। ये भी याद रखना आपको। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने देखो क्या किया, ये क्या है? रेडियो लेबलेट है या रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 एंड रेडियो एक्टिव सल्फर 35 का इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर उन्होंने उस बैक्टीरिया को ग्रो किया, उस बैक्टीरिया को कल्चर किया जिसको इन्फेक्शन किया था उन्होंने, किससे? T2 फेज से। अब जब यहां पे वायरस जब बनेंगे, उनका डीएनए, न्यू डीएनए जो सिंथेसिस होगा, उनमें फास्फोरस चला जाएगा और उनका जो प्रोटीन ऑटोनमस जो कोट है, कैप्सिड जो बनेगा, उनमें प्रोटीन्स सल्फर 35 होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? देखो फर्स्ट स्टेप, फिर इसके बाद बैक्टीरिया वेर इन्फेक्टेड with radio
लेबेलिट रेडियो लेबेलिट बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो यहां से जो वायरस को उन्होंने आइसोलेट किया था और यहां से जो वायरस को उन्होंने आइसोलेट किया था उसको अलाउ किया न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने के लिए। किस तरह से, देखो उन्होंने कल्चर किया था दो अलग अलग कल्चर मीडियम में। अब मैं इसको इस तरह सेपरेट लिखता हूं। सपोज ये हमारे पास इकोलाई है, ये हमारे पास इकोलाई है। ये इकोलाई का अपना क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। अब इस इकोलाई को उन्होंने इन्फेक्शन करवाया उस वायरस से जिसका डीएनए जो है लेबेलिट है, या हम इस तरह कहें जिसको यह वायरस लेबेलिट विथ फॉस्फोरस P32, क्योंकि आप जानते हैं फॉस्फोरस क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होता है डीएनए का, ठीक है। अब जब देखो फर्स्ट स्टेप यहां पे क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या किया, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया, किससे, रेडियो लेबेलिट वायरस से। पहला सेपरेट एक्सपेरिमेंट था। दूसरा देखो उन्होंने यहां पे दूसरा इकोलाई लिया, बैक्टीरिया लिया, और यहां पे ये वायरस है। अब मैं स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता हूं, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। और यहां पे ये वायरस कौन सा है, ये वायरस है सल्फर 35 लेबेलिट। तो यहां पे जो प्रोटीन कोड बनाया होगा वहां पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। इसके बाद देखो इन्फेक्शन के बाद ये क्या करेगा, जो यहाँ पे पिन प्रोटीन्स होते हैं उसकी मदद से यहाँ पे होल बना देते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसकी मदद से ये अपनी जेनेटिक मटेरियल को इस होस्ट सेल के अंदर, ई कोलाई के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद ये जो वायरस इस सेल के साथ अटैच रहते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए दूसरा जो स्टेप होता है इस एक्सपेरिमेंट में, उसको कहते हैं ब्लेंडिंग। अब मैं अलग से लिखता हूं यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट क्या हुआ, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या किया, बैक्टीरिया वर इन्फेक्टेड विद रेडियो लेबेलिट बैक्टीरियोफेजेस इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा ब्लेंडिंग। अब देखो ब्लेंडिंग का मतलब क्या होते हैं, एजिटेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, एजिटेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं। किसके लिए, जब हम एजिटेट करेगा तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बैक्टीरियल cells separated with वायरस। बैक्टीरिया का जो सेल है वो वायरस से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सपोज ये हमारे पास इस तरह से था, अब ये कैप्सिड इसके साथ जो अटैच्ड था ये सेपरेट हो जाएगा, और यहां पे भी ये कैप्सिड इसके साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसका जेनेटिक मटेरियल को तो इसने इंजेक्ट किया गया। अब इसके बाद इन दोनों को सेपरेट किया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लेंडिंग। फिर इसके बाद इस जो यहाँ पे वायरस विथ बैक्टीरिया जो है, इसको अलग से टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। थर्ड जो स्टेप होता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, जब इसको हम इस तरह से टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर डेंसिटी यहां पे वायरस एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी या मास ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द वायरस। जिसका मास ज्यादा होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होते हैं, वो नीचे रहते हैं, जिसका कम होते हैं वो ऊपर रहते हैं, ठीक है। यहां पे भी इस तरह से दो लेयर बनते हैं। जो नीचे है इसको कहते हैं प्लेट, और जो ऊपर है इसको कहते हैं सुपरनेटेंट। तो देखो यहां पे वायरस का इस तरह से कैप्सिड रहेगा, और यहां पे क्या रहेगा, बैक्टीरिया। और इसी तरह से ये क्या है, सुपरनेटेंट है, और ये क्या है, ये प्लेट है।
ठीक है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में हमने वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया था उस वायरस से जिसका सल्फर 35 लेवल था, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 था। इस देखो जो जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था उस वायरस से जिसमें हमने फास्फोरस 32 यूज किया था। आप मुझे बताओ, यहां पे देखो, यहां पे बैक्टीरिया है और यहां पे क्या है, वायरस है, और यहां पे हमारे क्या है, यहां पे हमारा बैक्टीरिया है और यहां पे हमारे क्या है, वायरस है। ये हमारा वायरस है इस तरह से सपोज। तो आप मुझे बताओ इसमें रेडियो एक्टिविटी आपको कहां पे देखने को मिलेगा, स्पर्नेटन में, क्योंकि सल्फर इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, नॉट इज द पार्ट ऑफ डीएनए। तो जो डीएनए होता है वही तो इकोलाई के अंदर गया होगा, बैक्टीरिया के अंदर गया होगा। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी सल्फर की वजह से बैक्टीरिया के अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रोटीन्स बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन यहां पे उन्होंने देखा इसके प्लेट के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिविटी देखा। तो इसके बाद उन्होंने बताया, जो कंक्लूजन था इसका, इस एक्सपेरिमेंट का, शायद आप लोग समझ चुके होंगे। जो कंक्लूजन था इस एक्सपेरिमेंट का, नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी is seen in the bacterial cells which is infected with phosphorus 32, रेडियो लेबलेट phosphorus 32। और इसके बेस पे जो सल्फर 35 जिस वायरस से उन्होंने इकोलाई को जो इन्फेक्ट करवाया था, उसमें उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं देखा। तो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने बताया, जो कंक्लूजन था इस एक्सपेरिमेंट का, दैट इज डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए। जब जिस वायरस में उन्होंने फास्फोरस 32 यूज किया था, उसी वायरस से जब इन्फेक्शन करवाया था इकोलाई को, तो इकोलाई के अंदर उन्होंने क्या देखा, रेडियो एक्टिविटी देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए ही वायरस से इकोलाई के अंदर इंजेक्ट होते हैं। जबकि उन्होंने सल्फर 35 भी यूज किया था वायरस में, जब उसको इकोलाई से इन्फेक्ट करवाया, इकोलाई में इन्फेक्ट करवाया, तो इकोलाई के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिविटी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने बताया जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। तो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जा रहा है, डीएनए जा रहा है। और कंक्लूजन में उन्होंने बताया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज एक्सपेरिमेंट। थैंक यू वेरी मच।